कैसे भाई लोगों, कल की क्लास मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। काफी कुछ टर्मिनोलॉजी हमने जनरल गायनेकोलॉजी और एंड्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी हमने कल की क्लास में पढ़ी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका रिवीजन भी किया होगा, क्योंकि जब तक जो मैंने पढ़ा है उसको एक पेज पे लिख लेना। A4 साइज के पेज खरीद लो और A4 साइज के पेज पे क्या करना, उस चीज को लिख लो। लिखने से क्या होगा, आपकी चीज में वो चीज आपके दिमाग में स्थायी रूप से बन जाएगी। तो बढ़िया है। चलो, हम कुछ टर्मिनोलॉजी कल हमारी छूट गई थी तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ में आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव टेस्ट से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बात मैं बता दूं कि जो अपनी क्लास है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेवल की है, जिसमें हम लाइफस्टाइल इंस्पेक्टर, एवीएफओ की जो एग्जाम है, आईसीआरजीआरएफ है, एमपीपीएससी है, इन चीजों को मेन फोकस करके चल रहे हैं। और चूंकि मुझे अभी पता चला कि अपने यहाँ एक एग्जाम बहुत करीब आ गई है, 24 मार्च का एग्जाम है, तो अपन क्या करेंगे, अब जो जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से आते हैं वो टॉपिक पहले उठाएंगे। तो गायनेकोलॉजी का एक कल की सीरीज का एक दूसरा लेक्चर है आज, जो अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी उस दिन बच गई थी वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो उस दिन का तो सारा रिवीजन हो गया होगा, अपने अच्छा रिवीजन कर लेना, सारी चीज अपन ने कवर की थी। एक टर्मिनोलॉजी आती है थेरियोजेनोलॉजी, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थेरियोजेनोलॉजी कभी कभार कहीं कहीं आ जाता है, कभी कभार बोलते हैं बाउंस आ गया, तो बाउंस कहां से आ गया भाई, बाउंस ए से आते हैं। तो थेरियोजेनोलॉजी कभी भी हम किसी स्टडी की बात करते हैं, तो साइंस की बात करते हैं, तो जब गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी और तीसरा कौन सा पोर्शन बन गया आपका, ऑब्स्टेटिक्स, ऐसा विज्ञान जिसमें हम तीनों चीजों का अध्ययन करते हो उसे बोलते हैं थेरियोजेनोलॉजी, जिसमें आपका गायनेकोलॉजी भी आएगा, एंड्रोलॉजी भी आएगा और ऑब्स्टेटिक्स भी आएगा। और तीनों की डेफिनेशन अपन ने कल पहली क्लास में पढ़ी थी कि गायनेकोलॉजी में अपन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑब्स्टेटिक्स में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्चुरेशन का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब ये तीनों चीज एक साथ आती है तो उसे कहते हैं थेरियोजेनोलॉजी। क्या कहते हैं उसे, थेरियोजेनोलॉजी। सिंपल सा टर्म्स है और कई बार कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, अगले टर्म्स पर चले। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, एम्ब्रियो किसे कहते हैं। ठीक है, फीटस किसे कहते हैं और कंसेप्टस किसे कहते हैं। एम्ब्रियो, फीटस और कंसेप्टस देखने को लगता है कि तीनों तो एक ही चीज है, लगभग ऐसा कुछ लगता है, लेकिन अपन एम्ब्रियो, फीटस और कंसेप्टस का क्या बेसिक डिफरेंस है उसको अपन देखेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन से डिफरेंशिएशन की एज तक, फर्टिलाइजेशन से जब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, वो जो फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो फर्टिलाइज होने के बाद में जब डिफरेंशिएशन होता है तब तक की स्टेज को अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और ये जो एज होती है 0 से 45 दिन का जो होता है टाइम, 0 to 45 डेज, जो शुरुआत का पीरियड होता है 0 से 45 दिन का, उसे हम कहते हैं क्या, एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन टू डिफरेंशिएशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ज्यादा हिंदी तो मेरे को इतनी टिपिकल इसकी पता नहीं है, लेकिन हिंदी और गुजराती अपने हिसाब से देख लेना कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब डिफरेंशिएशन होता है तब तक की स्टेज को क्या बोलते हैं हम,
एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एम्ब्रियो कहते हैं। फिर आता आपका फीटस। जब डिफरेंशिएशन हो जाए, कहां तक? पार्चुरेशन तक। डिफरेंशिएशन होने के बाद में पार्चुरेशन तक हम क्या कहते हैं उसको? फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। लेकिन कंसेप्टस का मतलब क्या होता है भाई? दोनों चीज तो आ गई अपनी कि 0 से 45 दिन आपने उसको एम्ब्रियो बोल दिया और फीटस बोल दिया। कब? डिफरेंशिएशन से लगा करके पार्चुरेशन तक क्या बोल दिया आपने? उसको फीटस बोल दिया। तो भाई कंसेप्टस किसको बोलते हैं? तो जो फीटस होता है प्लस इसकी जो फीटल मेम्ब्रेन होती है, फीटल मेम्ब्रेन जानते हो? प्लेसेंटा बोलते हैं अपन। तो जो फीटस अपने फीटल मेम्ब्रेन के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंसेप्टस कहते हैं। कुछ हाई लेवल का प्रश्न आपको लगेगा, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर तो बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है, इसको एक पेज पे लिखना है, अपना रजिस्टर बना लो, A4 साइज का पेपर ले लो, उसमें लिख लो। बस एक बार आपको मेहनत लगेगी, एक बार वीडियो देखना है और ये मेरे साथ साथ इसको आपके रजिस्टर पे नोट कर लो। उसके बाद आप जब एक बार पढ़ोगे तो आज जैसे कि ये लेक्चर बना आपका 1 घंटे का बना, जब आप लिख लोगे उसके बाद जब इसको पढ़ोगे तो आपको 15 मिनट लगेंगे। लेकिन जब आप रिपीट करोगे इसको संडे के दिन, फिर से आप अपना पूरा हफ्ते भर की जब हम पढ़ाई को रिपीट करते हैं तो आपको मात्र 5 मिनट लगेंगे। और जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब आप रिवीजन करोगे तो आप मुश्किल से जो मेरा लेक्चर है जो 1 घंटे का है, ये आप 1 से 2 मिनट में कवर कर दोगे। तो इसका फायदा बहुत है। आप ये घबराओ मत कि भाई सर ने तो बहुत ऐसा पढ़ा रहे वैसा पढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको एक नजर डालना है। जिस तरह से अपन बार बार जब पढ़ेंगे, अगली बार पढ़ेंगे 15 मिनट का समय लगेगा, फिर 5 मिनट का समय लगेगा और फिर लास्ट में ऐसा वक्त आएगा कि आप पूरे लेक्चर को, 1 घंटे के लेक्चर को सिर्फ 1 से 2 मिनट में कवर कर लोगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कैसा क्या पढ़ा रहे, क्या है। तो चीज क्लियर है। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन से डिफरेंशिएशन वाली जो एज होती है उससे बोलते हैं अपन एम्ब्रियो। और फीटस बोलते हैं डिफरेंशिएशन से लगा करके पार्चुरेशन तक की जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। और कंसेप्टस का मतलब होता है फीटस विथ देयर फीटल मेम्ब्रेन। बच्चे के साथ में जो उसकी जो फीटल मेम्ब्रेन होती है, प्लेसेंटा होती है, जड़ होती है जिसको बोलते हैं, तो वो मिला करके क्या बनाता है? कंसेप्टस। क्या बनाता है? कंसेप्टस। और ये तीनों को, इस पीरियड को क्या बोलते हैं आप पता है आपको? गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? गेस्टेशन पीरियड। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से गेस्टेशन पीरियड का क्या, गेस्टेशन पीरियड किसको बोलेंगे? पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू period from conception to पार्चुरेशन। कंसेप्शन होने के बाद से पार्चुरेशन होने तक के जो पीरियड को क्या बोलेंगे हम? गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। तीनों चारों टर्मिनोलॉजी क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यदि अब गेस्टेशन पीरियड की बात निकली है तो गेस्टेशन पीरियड का अपन एक छोटा सा मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, कि गेस्टेशन पीरियड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि गेस्टेशन पीरियड क्या हर जो स्पीशीज होती है उसमें कैसा होता है, क्या अलग अलग होता है कि एक जैसा होता है? कभी कभी प्रश्न बनता है, नो डाउट। तो अपन जो हमारा जो पूरा स्टडी है, वैसे तो वेटनरी बहुत बड़ा वो है, लेकिन हम क्या करेंगे अपने जो स्पीसीज है जिसमें अपन डोमेस्टिक स्पीसीज है मेन उसी पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे अपन किसकी बात करें? केटल की बात करें, बफेलो की बात करें, मेयर की बात करें, फीमेल हॉर्स नोन एज मेयर, है ना? केटल, बफेलो, मेयर, सीप,
गॉट, और एक कौन सा बज गया अपना, सो बज गई, पी। अब ये भी अपनी स्पीशीज। अब अपने को इसका गेस्टेशन पीरियड देखना है। तो मुझे लगता है कि आपको सभी को पता होगा कि इनका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। तो बताओ केटल का कितना होता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अपने को कभी भी जो ऑब्जेक्टिव में, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब अपने को ऑप्शंस मिलेंगे तो दूर दूर के मिलते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्लस माइनस जो भी चलेगा, 285, 282, 272 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को ऑन एन एवरेज कितना होता है, केटल में गेस्टेशन पीरियड 280 दिन होता है। बफेलो में कितना होता है, बफेलो में 310 दिन होता है। बफेलो में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, बफेलो का 310 दिन। एकदम आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 पढ़ते रहो आराम से, कोई समस्या नहीं। अब अपन बात करें सीप की। अच्छा मेयर लिखा हुआ है, तो मेयर में कितना होता है, मेयर में 340 दिन। अभी आप आराम से पढ़ोगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो आपको कोई बाद में समस्या नहीं आएगी, इसलिए आप आराम से पढ़ो। केटल में अपने को याद होना चाहिए कितना होता है, 280 दिन। बफेलो में होता है 310 दिन, तो मेयर में कितना होता है, 340 दिन। फिर अपन बात करें अपना अगला स्पीशीज है सीप। सीप में कितना होता है, बोलो, 147 दिन। कितना होता है, 147 दिन। गोट की बात करें तो गोट में कितना होता है, 150 दिन। आराम से इसका रिवीजन करो कि केटल में 280 दिन, बफेलो में 310 दिन, मेयर में 340 दिन, सीप में 147 दिन और गोट में 150 दिन। अब ये जो है अपनी शो पीक में कितना होता है, 114 दिन। आमतौर पे यही टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, इससे बाहर यदि बाउंस होगा तो सबके लिए बाउंस होगा, अपने लिए बाउंस नहीं होगा। तो लेकिन एटलीस्ट अपने को इतना पता होना चाहिए कि केटल में जैसे 280 दिन है, बफेलो में 310 दिन है, मेयर में 340 दिन है ना, सीप में आपका 147 दिन है, गोट में आपका 150 दिन है और शो में आपका 114 दिन है। कभी कभार कुछ परीक्षाओं में ये पूछे गए, इसलिए हमारा जनरल फोकस होना चाहिए कि भाई अपने को गेस्टेशन पीरियड पता होना चाहिए कि कितना कितना होता है हर एक स्पीशीज का, उससे हमारे को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। गेस्टेशन पीरियड के बाद अगली चीज आती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से क्लियर है, एम्ब्रियोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, एम्ब्रियो की स्टडी। जब हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, भ्रूण के विकास का अध्ययन करते हैं, भ्रूण के विकास का जब हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर है, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण के डेवलपमेंट को, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। एक होता है टेरेटोलॉजी, कभी कभार प्रश्न बनता है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी में क्या करते हैं, जो भ्रूण का विकास हो रहा है उसमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है, तो एम्ब्रियोलॉजी के साथ साथ पैथोलॉजी ऑफ भ्रूण के विकास के साथ साथ उसमें कोई यदि पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं टेरेटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, टेरेटोलॉजी। बहुत छोटे छोटे टर्म्स है, एक बार सिर्फ आपको सुनने की जरूरत है, बस एक बार सुन लिया ना तो एक चीज दिमाग में एकदम फिट बैठेगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों टर्म्स।
एमोलॉजी और टेरिटोलॉजी क्लियर है? कुछ टर्म बच गई थी अपनी, प्यूबर्टी। जैसे कई बार बोलते हैं प्यूबर्टी क्या चीज होती है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? और एक और चीज होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी जनरल गायनेकोलॉजी में अपने सामान्य सुनने को मिलता है कि प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होती है। यदि आप फील्ड में भी जाते हो तो ये चीज देखने मिलती है। तो प्यूबर्टी का मतलब होता है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फंक्शन करना शुरू हो गए, उसके जो जननांग है वो कार्य करना शुरू कर दिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन स्टार्ट हो गया है। अब कैसे प्यूबर्टी में मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन कैसे स्टार्ट हो गया? यदि फीमेल है तो क्या होगा? स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यदि फीमेल है तो उसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, वो स्ट्रेस साइकिल शो करने लग जाएगी। और यदि मेल है तो उसके इजैकुलेशन में क्या मिलेंगे अपने को? स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे। यदि हम इसके इजैकुलेशन का एनालिसिस करेंगे तो क्या मिलेंगे अपने को? स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे, शुक्राणु मिलेंगे उसके इजैकुलेशन में। यदि मेल है तो, और फीमेल है तो वो हिट के साइन दर्शाएगी। फिर प्यूबर्टी में एक चीज क्या होती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन करने लगते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं देखने के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इस एज में आते से ही, प्यूबर्टी में आते से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी किसे बोलते हैं? जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करना शुरू कर देते हैं और द्वितीय जो लैंगिक लक्षण है उनका दिखना भी प्रारंभ होता है, उस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्लियर है? एक बार कंसेप्ट करना, ज्यादा कुछ नहीं, एक बार आप आराम से इत्मीनान से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद में आपको ये टर्मिनोलॉजी कोई नहीं भुला सकता। भाई आप प्यूबर्टी बता दिए, तो अब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है भाई? बताओ, सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है जब प्यूबर्टी की बात हो गई तो? तो सेक्सुअल मैच्योरिटी में क्या होता है? आप जो एनिमल के जनरेटिव ऑर्गन होते हैं ये फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। यहां पे कार्य करना शुरू किया है, लेकिन आप यहां पे इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनरेटिव ऑर्गन है, वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं और ये एक मेच्योर बॉडी वेट होता है उसको प्राप्त कर लेता है। तो मेच्योर बॉडी वेट गेन कर लेता है। बॉडी वेट की जरूरी है जब पशुओं में बॉडी वेट इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस जो होता है रिप्रोडक्शन का, उसको बियर करने के लिए एक ऑप्टिमम बॉडी वेट जरूरी है, तभी एनिमल आपका रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। तो इससे बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी और इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। दोनों चीज क्लियर है? प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करना शुरू करेंगे, यदि फीमेल है तो स्टेरॉयड साइकिल शो करेगी, मेल है तो स्पर्म उसके इजैकुलेशन में दिखेंगे, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक अपने को नजर आएगा। यदि सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो उसके जनरेटिव ऑर्गन है वो फुली डेवलप हो जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा और मेच्योर बॉडी वेट गेन कर लेगा, इसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है? क्लियर है? अब भाई इस पे भी प्रश्न बनता है कभी कभार कि प्यूबर्टी कब आती है और सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आती है। तो कभी कभी प्यूबर्टी पे क्वेश्चन बनता है, तो 2 मिनट ले लेते हैं अपन उस पे कि सेक्सुअल मैच्योरिटी, प्यूबर्टी। यदि प्यूबर्टी की बात करें तो अपन प्यूबर्टी डिफरेंट स्पीशीज में देखेंगे, जैसे जेबू केटल। जेबू केटल मतलब भारतीय, क्रॉसबेड केटल संकर नस्ल की प्रजाति की जो केटल होती है वो, sheep, goat एंड डॉग, और एक
एक आता है आपका मेल। फीमेल एनिमल की बात कर रहा हूं, तो इसमें प्यूबर्टी की एज क्या होगी इस पर अपन उसका एक वो देखेंगे। तो जो जेबू केटल है वो 2 से 2.5 साल में मेच्योर हो जाती है। कब हो जाती है? 2 से 2.5 साल में आपकी जेबू केटल मेच्योर हो जाती है। आपकी जो क्रॉसबेड केटल है वो 12 से 18 महीने में प्यूबर्टी के स्टेज प्राप्त कर लेती है। 12 से 18 महीने वन एन एवरेज मिलेगा आपको, लेकिन आपकी जो रेंज है वो यही आएगी। आपका जो रेंज है वो क्या आएगी? यही आएगी। हो सकता है कोई किताबों में वेरिएशन हो, लेकिन आपका वन एन एवरेज यही चीज इतने पे चलेगा। ठीक है, क्लियर है? सीप एंड गोट की बात करें, सीप एंड गोट 8 से 12 मंथ। सीप एंड गोट कब सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं? 8 से 12 मंथ। जेबू केटल 2 से 2.5 साल, क्रॉसबेड केटल 12 से 18 महीने और सीप एंड गोट 8 से 12 महीने। ठीक है। सो की बात करें या डॉग लिखा है तो डॉग की बात करें तो डॉग या बीचेस में अपने को क्या होता है? 8 से 12 महीने में बीचेस जो होती है 8 से 12 महीने में ये भी सेक्सुअल मैच्योर हो जाती है। ठीक है, बीचेस का 8 से 12 महीने में। मेयर की बात करें तो 12 से 18 मंथ में ये भी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। जेबू केटल का 2 से 2.5 साल, क्रॉसबेड केटल का 12 से 18 महीने, सीप और गोट और डॉग 8 से 12 महीने। 6 से 12 भी कहीं पे आएगा, आपको मिलेगा कहीं पे 6 से 10 भी मिलेगा, 8 से 10 भी मिलेगा, लेकिन आप इस रेंज के इर्द गिर्द चलिएगा। इस रेंज पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको लगाना है। कई बार आ सकता है कि कई बार जोड़ी बनाने के लिए आ जाएगा कि मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, जोड़ी बनाइए ए बी सी डी ई एफ और इधर कुछ भी आ जाएगा 1 2 3 4। तो आपको मैचिंग करते आना चाहिए, आपको सारी चीज क्लियर आना चाहिए कि ठीक है अपने को ये ऑन एवरेज पता है कि कितना किसका क्या प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी का पीरियड होता है। अब एक और टर्मिनोलॉजी और बचती है अपनी, जैसे कभी कभार आपने देखा है ह्यूमन प्रेग्नेंट नहीं होता तो भी प्रेगनेंसी फील करता है, सुना है सर? कभी बीचेस में देखने के लिए मिलता अपने को स्यूडो प्रेगनेंसी। स्यूडो प्रेगनेंसी मतलब क्या होगा? एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन वो प्रेगनेंसी शो करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं स्यूडो प्रेगनेंसी। इसके एग्जांपल क्या है? कभी कभार बीचेस में देखने के लिए मिलता है ना, स्वान में देखने को मिलता है, कभी कभार गोट में भी देखने को मिलती है और मेयर में देखने को मिलती है। कभी प्रश्न आ जाए स्यूडो प्रेगनेंसी किस स्पीशीज में कॉमनली देखने की मिलती है, तो सबसे ज्यादा कॉमन तो बीचेस में मिलती है, लेकिन गोट और मेयर में भी अपने को स्यूडो प्रेगनेंसी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एक टर्म है आपकी निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया मतलब क्या होता है? ऐसी फीमेल जो हमेशा हीट में रहती है, ऐसी फीमेल जो हमेशा गर्मी पर रहती हो, जो हमेशा हीट के साइन शो करती हो, उसको बोलते हैं निम्फोमेनिया। क्या बोलते हैं उसको? निम्फोमेनिया। क्लियर है दोनों तीनों टर्म? चलो बड़े आगे बढ़े। अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके बता देना कि सर यदि कोई समस्या है आपको तो मुझे बताते रहो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बताओगे तो अपन आगे इसमें वीडियो में उसका सुधार करेंगे। एक से साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करते रहो, तो वीडियो शेयर होने से क्या होता है मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच जाएगा, ताकि ये अपना कंटेंट है यदि आपको अच्छा लगे तो सभी के पास पहुंच जाएगा।
अब अपन बात करते हैं अब कोई नई टर्मिनोलॉजी। आपने देखा है ये डॉग में एक क्वेश्चन आता है कि जो डार्क बीचेस होती है, बीचेस में जब पार्चुलेशन होता है, ये तो पता है बीचेस में पार्चुलेशन को क्या बोलते हैं? वेल्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्पिंग बोलते हैं। बीचेस में पार्चुलेशन को क्या बोलते हैं? वेल्पिंग बोलते हैं। काऊ में क्या बोलते हैं? काऊ और बफेलो में क्या बोलते हैं पार्चुलेशन को? काविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काविंग बोलते हैं। सीप और गोट में क्या बोलते हैं? कीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीडिंग बोलते हैं। ये पार्चुलेशन की प्रोसेस भी कभी कभार पूछ सकते हैं। सीप एंड गोट में क्या बोलते हैं? कीडिंग बोलते हैं। ठीक है, काऊ और बफेलो में काविंग, सीप एंड गोट में कीडिंग और बीचेस में वेल्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्पिंग बोलते हैं। तो जब बीचेस में पार्चुलेशन होता है तो फीटस के साथ में क्या होता है? एक बाइल जैसा पदार्थ आता है, बाइल की तरह। देखा कभी आपने? बाइल की तरह एकदम आता है, वो पदार्थ निकलता है सिक्रीशन, उसमें बच्चे से बाहर आता है, तो उसको बोलते हैं यूट्रोवर्डिन। क्या बोलते हैं उसको? यूटेरोवर्डिन। बाइल की तरह निकलने वाला पदार्थ बच्चे के साथ में बीचेस में क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? यूटेरोवर्डिन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूटेरोवर्डिन कहलाता है। ठीक है, तो पार्चुलेशन बीचेस में वेल्पिंग, काऊ बफेलो में काविंग और सीप गोट में कीडिंग। क्लियर है पार्चुलेशन और यूटेरोवर्डिन? चलो आगे बढ़े। एक दो टर्मिनोलॉजी और छूट रही है, उसको अपन कवर कर लेते हैं बाद में, फिर थोड़ा डिटेल ज्यादा गायनेकोलॉजी में बचेगा नहीं। आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस किसे कहते हैं? कभी कभार इसको हीट भी बोलता है कि पशु गर्मी में है। सिंपल से क्वेश्चन। तो जब एनिमल कॉपुलेशन के लिए तैयार होता है, फीमेल, रिसेप्टिविटी ऑफ मेल, एनिमल रेडी फॉर रिसेप्टिविटी ऑफ मेल फॉर कॉपुलेशन, इस पीरियड को बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस बोलते हैं। अब इस स्ट्रेस के बेस पे एनिमल को तीन तरह से बांटा हुआ है। कितने तरह से बांटा हुआ है? तीन तरह से बांटा हुआ है। तो यदि हम सबसे पहली बात करें तो जो ऐसे पशु जो सिर्फ वर्ष में एक बार स्ट्रेस शो करते हैं, स्ट्रेस के साइन शो करते हैं वर्ष में एक बार, उसको बोलते हैं मोनोस्ट्रेस एनिमल। क्या बोलते हैं उसको? मोनोस्ट्रेस एनिमल। क्या करते हैं मोनोस्ट्रेस एनिमल? सिर्फ साल में एक बार हीट के साइन शो करते हैं। साल में एक बार हीट के सिम्टम शो करते हैं, वो होते हैं मोनोस्ट्रेस एनिमल। और इसके एग्जाम्पल को पता है? जितने भी वाइल्ड एनिमल है वो मोनोस्ट्रेस होता है। जितने भी जंगली जानवर है वो सब मोनोस्ट्रेस एनिमल में आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पॉलीस्ट्रेस एनिमल। स्ट्रेस की स्पेलिंग सब अपने हिसाब से लिखते हैं, कोई वो ई भी लिखता है, अपन ई लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। एमसीक्यू में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। तो पॉलीस्ट्रेस एनिमल क्या होता है? पॉलीस्ट्रेस एनिमल जो ईयर अराउंड पूरे साल भर एक साइकिल इनका चलता है, तो ईयर अराउंड इन डेफिनेट इंटरवल, बोले कि पूरा साल भर हीट में रहे तो बोले इसको निम्फोमिनिया कैसे नहीं बोले? तो भाई इसमें क्या होगा? एक डेफिनेट इंटरवल आएगा। क्या है? डेफिनेट इंटरवल आएगा जिसमें ये हीट के सिम्टम शो करेंगे। क्या एग्जांपल इसके? हमारे केटल बफेलो,
है ना। कैटल बफेलो कितने दिन में आते हैं? 21 दिन में हिट्स का सिम्टम शो करते हैं ना भाई, साल भर में, मतलब हर 21 दिन में इसका साइकिल आता है ना। तो एक डेफिनेट इंटरवल में जब आता है तो उसको बोलते हैं पॉलीएस्टस एनिमल। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीएस्टस एनिमल। एक आखिरी और महत्वपूर्ण है सीजनल पॉलीएस्टस एनिमल। कैसा? सीजनल, सीजनल पॉलीएस्टस एनिमल। अब ये सीजनल पॉलीएस्टस एनिमल क्या हुआ यार? हमने ये मोनोएस्टस देख लिया, पॉलीएस्टस देख लिया, सीजनल पॉलीएस्टस एनिमल क्या हुआ? तो जो सीजन के हिसाब से एक पर्टिकुलर सीजन में जो गर्मी पर आते हैं लेकिन एक इंटरवल में आते हैं, उसको बोलते हैं सीजनल पॉलीएस्टस। तो उसमें दो होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर, और एक होते हैं शॉर्ट डे ब्रीडर। शॉर्ट डे ब्रीडर। यहीं से प्रश्न उठता है कि लॉन्ग डे ब्रीडर कौन है और शॉर्ट डे ब्रीडर कौन है। कई बार यहां से प्रश्न उठता है कि लॉन्ग डे ब्रीडर कौन है और शॉर्ट डे ब्रीडर कौन है। तो लॉन्ग डे ब्रीडर कौन है? लॉन्ग डे ब्रीडर मतलब लंबे दिन। लंबे दिन कब होते हैं? समर सीजन में। तो उसको समर सीजन में जो ब्रीडिंग करते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर। उसका एग्जांपल है मेयर। क्या इसका एग्जांपल? एकदम घोट लेना कि लॉन्ग डे ब्रीडर समर सीजन में जो ब्रीडिंग करते हैं और सीजनली पॉलिएस्टस होते हैं, कौन होता है? मेयर। कौन होता है? मेयर। और शॉर्ट डे ब्रीडर, शॉर्ट डे ब्रीडर मतलब दिन छोटा। दिन छोटा मतलब विंटर। तो विंटर में जो ब्रीडिंग करते हैं वो कौन आती है? आपकी सीप। तो आपकी सीप क्या हो गई? शॉर्ट डे ब्रीडर हो गई, और आपकी जो मेयर होगी वो लॉन्ग डे ब्रीडर होगी। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको बकायदा स्टार लगा लो कि भाई शॉर्ट डे ब्रीडर की बात करें तो क्या आएगा? सीप आएगा। लॉन्ग डे ब्रीडर की बात करें तो मेयर आएगा। तो सीजनली पॉलिएस्टस इस तरह से होगी। तो इसलिए इस तरह से देखते हैं अपन स्टस के बेस पर जो एनिमल को तीन तरह बांटा है, मोनोस्टस, पॉलिएस्टस, सीजनल पॉलिएस्टस। ठीक है। मोनोस्टस में एनिमल एक बार एक हिट के साइन शो करता है, जिसमें आपने वाइल्ड एनिमल आते हैं, सारे जंगली पशु आते हैं, किसमें? मोनोस्टस में आते हैं। पॉलिएस्टस की बात करें तो पॉलिएस्टस में ईयर अराउंड एक डेफिनेट इंटरवल में ये गर्मी के साइन शो करते हैं, जिसमें आपके कैटल और बफेलो आते हैं। अगला रहता है सीजनल पॉलिएस्टस। सीजनल पॉलिएस्टस मतलब ये सीजन वाइज हिट के सिम्टम्स शो करते हैं, लेकिन एक इंटरवल के साथ। इनका भी पीरियड है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग डे ब्रीडर और दूसरा होता है शॉर्ट डे ब्रीडर। तो लॉन्ग डे ब्रीडर जो होता है, जिसमें लॉन्ग डे मतलब लंबे दिन, समर में मेयर, और शॉर्ट डे ब्रीडर में आती है आपकी सीप आती है। क्लियर है सारी चीजें? बड़े आगे बढ़े, ये पूरा क्लियर है पूरा आपका ब्रीडिंग का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जांपल पे ध्यान दो। एक बार इत्मीनान से एग्जांपल पढ़ लो, आराम से सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। नोट जरूर कर लेना नोटबुक में, ताकि आपको समस्या नहीं आए। दो डेफिनेशन और बल्कि उसको कंप्लीट करके अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाएंगे। जब एस्टस की बात हुई थी, एनेस्टस क्या होता है और एक होता है रिपीट बीटिंग। भाई ये दो पढ़ा के अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चले जाएंगे, मैक्सिमम गायनेकोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो एनेस्टस क्या होता है? एनेस्टस, एस्टस का मतलब होता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वहां पे शो होते थे। यह लेक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। कोई हीट के सिम्टम शो नहीं करेगा, मतलब ये गर्मी पे नहीं आएगा, उसको बोलते क्या? एनेस्टस। क्या बोलते उसको? एनेस्टस। गर्मी पे नहीं आना मतलब एनेस्टस। रिपीट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? यदि एनिमल का रिप्रोडक्टिव टेक्ट नॉर्मल है, उसके जो जननांग होते हैं वो सामान्य है, फिजियोलॉजी भी सामान्य है, मतलब गर्मी पे भी समय पर आ रही है,
लेकिन 3 से अधिक बार, 3 से अधिक बार या तो उसकी नेचुरल सर्विस या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान कर चुके हो, रिप्रोडक्टिव टेट नॉर्मल है, गर्भी पे भी आ रही है, उसकी फिजियोलॉजी भी सेम है, और 3 से अधिक बार हमने उसकी या तो नेचुरल सर्विस भूल से करा दी है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं ठहरता, मतलब कंसीव नहीं हो रही है, अभी तक कंसीव नहीं हो रही। कितनी बार से? 3 से अधिक बार उसका हमने नेचुरल सर्विस और यही कर दी, लेकिन अभी तक कंसीव नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रिपीट ब्रीडिंग की डेफिनेशन कई बार क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि 3 से अधिक बार, एक बार, 2 बार जो भी है, रिप्रोडक्टिव टेट नॉर्मल नहीं है, फिजियोलॉजी नॉर्मल नहीं है, इस बहुत सारे वो घुमा फिरा के आपको प्रश्न पूछेगा, लेकिन आप यहाँ पे अडिग रहना कि उसका रिप्रोडक्टिव टेट नॉर्मल है, उसकी फिजियोलॉजी नॉर्मल है, नॉर्मल हीट पे आ रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन 3 से अधिक बार भी हमने एआई या नेचुरल सर्विस कर दी, लेकिन अभी तक पशु कंसीव नहीं हुआ, उसे क्या बोलते हैं? रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है, क्लियर है दोनों टर्मिनोलॉजी? ओके, तो अब अपन चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव टेक्ट की तरफ। अभी तक हम जनरल गायनेकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब अपन महत्वपूर्ण हमारा गायनेकोलॉजी का टॉपिक है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें गायनेकोलॉजी के साथ साथ उसकी एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी, वो सारी चीज कवर करेंगे, इसलिए आप घबराएंगे, और हम वही चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न उठता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव टेक्ट की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आमतौर पे कितने भागों में बांटते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को? फीमेल में 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं गोनेड्स। क्या बोलते हैं? गोनेड्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स। ठीक है। दूसरा होता है ट्यूबुलर ऑर्गन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव टेक्ट के हम पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको गोनेड्स बोलते हैं, दूसरा होता है ट्यूबुलर ऑर्गन, और तीसरा क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, बाह्य जननांग। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल में क्या आता है? बिल्कुल ओरी आती है। क्या आती है? ओरी आती है। और ट्यूबुलर पार्ट में कौन कौन सी चीज आएगी? एक तो फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं, साल्पिंग्स भी बोलते हैं, है ना? अभी अपन इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, तो अपन उसको पढ़ेंगे कि फैलोपियन ट्यूब को और क्या क्या बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब के बाद में दूसरा ऑर्गन कौन सा है भाई बताओ फटक से? यूटेरस। दूसरा ऑर्गन कौन सा है? यूटेरस। ये इसका ट्यूबुलर ऑर्गन होता है। तीसरा क्या होता है इसका? फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, और तीसरा ऑर्गन क्या होता है इसका? वेजाइना। ये तीनों ऑर्गन ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, इसके ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं। क्लियर है? दोनों चीजें। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या चीज आती है? वल्वा, या हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़ रहे हैं ना, वल्वा, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस में कभी कभार प्रश्न आता है, लिख लो इसको एक स्टार लगा के, ये होमोलॉगस टू, होमोलॉग होता है किसका? पेनिस का, क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसलिए क्लाइटोरिस पे एक स्टार लगा के लिख दो कि होमोलॉग टू पेनिस होता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि फीमेल में ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कि होमोलॉग होता है किसका?
पेनिस का। तो कौन सा होता है? क्लाइटोरिस होता है, क्योंकि इसमें इरेक्शन वाले जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसलिए उसको होमोलॉग ऑफ पेनिस बोलते हैं। क्लियर है चीजें? एक चीज और आती है एक्सटर्नल जेनिटलिया में, वो आती है वेस्टिब्यूल। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मुख्य पार्ट था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें ओवरी, ट्यूबुलर ऑर्गन, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलियम, वल्वा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। ठीक है, ओके। अब अपन थोड़ा हल्का हल्का से इसमें से कहां से प्रश्न उठते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत तो आप नॉलेज होगा आपको। ये ट्यूबल टेक्ट होता है, बहुत सारी चीज अपनी यहीं पे क्लियर हो जाएगी, इसलिए आप चिंता मत करो। ये जो दिख रहा है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी मेन बात करें, हम ट्यूबुलर ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी ऑर्गन की बात करें, तो प्राइमरी ऑर्गन कौन सा था आपका? ओवरी। क्या था? ओवरी। यदि ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या होती है? पेयर्ड होती है। कैसी होती है? पेयर्ड होती है, जोड़े में होती है, राइट एंड लेफ्ट। ओवरी कैसे होती है? जोड़े में होती है, पेयर्ड होती है। और कभी कभार हम बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण, यदि ओवरी की बात निकली है तो कभी कभार इसका शेप पूछा जाता है एग्जाम में। तो केटल और बफेलो जो होते हैं, केटल एंड बफेलो, दूसरा मेयर है ना, और तीसरा जो अपने डॉग है पीछे से, है ना, पोलिस्टस एनिमल है, उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, तो कभी कभार इनका शेप पूछ लिया जाता है कि ओवरी का शेप कैसा होता है। तो केटल एंड बफेलो में ओवरी का शेप ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल होता है। और मेयर में ओवरी का शेप कैसा होता है? शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है। कैसा होता है? बीन के जैसा होता है ना। ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि ओवरी का शेप कैसा होता है, तो केटल और बफेलो में ओवल होता है और मेयर में बीन शेप होता है। मेयर की ओवरी की एक और खासियत है, इसमें एक फोसा होता है। क्या होता है? ओवरी पे एक फोसा होता है ना, जिसको बोलते हैं ओवुलेशन फोसा। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन फोसा। तो ओवुलेशन फोसा किस किस स्पीशीज में पाया जाता है? इक्वाइन में पाया जाता है, मेयर में पाया जाता है। ओवुलेशन फोसा इक्वाइन की, मेयर की ओवरी की स्पेशलिटी होती है कि इसमें एक ओवुलेशन फोसा होता है। ठीक है, क्लियर है? जो ओवरी होती है, यदि हम उसका, अभी इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा अपन ओवरी पे चर्चा कर लें कि जो ओवरी का स्ट्रक्चर आपने देखा है, यदि हम ओवरी की बात करें तो ओवरी में आपको पता है कॉर्टेक्स होता है, स्टोमा, जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है ना। ये उसकी एपिथेलियम होती है, जिसको जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं, है ना। जर्माइनल एपिथेलियम के साथ साथ इसमें क्या होता है, ये जो बाहर पूरा पेरिटोनियम, इस पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, लेकिन इस जगह पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है। इस जगह को बोलते हैं हाइलस। क्या बोलते हैं? हाइलस। जहां पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती, जहां पे आर्टरी और वेन और सारी चीजें आती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं। यहीं से फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, क्लियर है? प्राइमरी फॉलिकल। अब ये आगे आता है, आगे जाता है,
और फॉलिकल में ग्रोथ होती जाती है। क्या होती जाती है? ग्रोथ होती जाती है। और आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या बनाता है? ओम बनाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या मेच्योर होते फॉलिकल है ये? क्या है? मेच्योर होते फॉलिकल है। ये इस फेज में पूरा अपने को देखने के लिए मिलता है कि कब कौन सा फॉलिकल आगे बढ़ेगा और किस तरह से बढ़ेगा। तो ये पूरा आगे होता है। फिर इसमें एक स्टेज में यहां पे पूरा ग्राफियन फॉलिकल पूरा पूर्ण हो जाता है। और ये क्या हो गया आपका? मेच्योर फॉलिकल। क्या हो गया? परिपक्व पुटिका, मेच्योर फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपिंग फॉलिकल के बाद में अब इसका क्या बन गया? मेच्योर फॉलिकल बन गया। क्या बन गया? मेच्योर फॉलिकल बन गया। और यही मेच्योर फॉलिकल यहां आके ये जो ओम है, ओम इसको रिलीज कर देता है और ये रप्चर हो जाती है। ये क्या हो गया? रप्चर हो गया। और फॉलिकल रप्चर हो गया और इसमें का जो अंडा था ये बीच का, ये बाहर निकल गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, इस तरह से प्रश्न पूछेंगे कि ग्रेफन फॉलिकल से, ग्रेफन पुटिका से अंडे का बाहर निकलना, उसको क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ओवुलेशन। फिर ये आगे चली जाएगी और ये अब इसको क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं उसको? कार्पस ल्यूटियम। और इस तरह से ये पूरी नष्ट हो जाएगी, है ना? डिग्रेडेड हो जाएगी, डिग्रेडेड कार्पस ल्यूटियम या कार्पस एल्बिकन्स भी हम इसको कभी कभार बोलते हैं। इस तरह से ये साइकिल इसका चलता रहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओरी होती है उसमें स्ट्रोमा होता है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बनता है जर्मिनल एपिथेलियम से। यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल पे डेवलपिंग फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल से यहाँ पे रप्चर हो जाएगा फॉलिकल और अंडा बाहर निकल आएगा। इसको ओवुलेशन बोलते हैं। और ये लास्ट में जो ओवुलेशन होने के बाद में ये जो बनती है, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसका बहुत महत्व है। अपन जब अपन स्टेल साइकिल पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इसका डिटेल अपन पढ़ेंगे। कार्पस ल्यूटियम यहाँ बनती है और उसके बाद में ये डिजेनरेट हो जाती है। इस तरह से ये ओरी का आपका स्ट्रक्चर आता है। क्लियर है? तो भाई ओरी के फंक्शन इस तरह से देखें तो अपन ओरी का कार्य क्या हुआ? एक महत्वपूर्ण काम है क्या ओरी का? ओम का प्रोडक्शन, अंडे का निर्माण। ठीक है? और दूसरा काम है क्या ओरी का? क्या दूसरा काम है ओरी का? बताओ। अभी अपन ने जो चीजें देखी कि पहला तो देखा अपन ने ओम का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सीक्रेशन होता है। जो ओम बनाया था ना, उसकी जो थीका इंटरनल सेल होती है, वहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है? ये दो फंक्शन उसके हो गए। क्लियर है सारी चीजें? एक चीज है जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेयर में जो कार्पस ल्यूटियम होती है, किसमें? मेयर में। मेयर की जो सीएल होती है, मेयर की जो कार्पस ल्यूटियम होती है, वो कॉलीफ्लावर लाइक होती है। कैसे होती है? कॉलीफ्लावर लाइक होती है मेयर की सेल। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मेयर किस कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार की शेप की होती है? कॉलीफ्लावर शेप की होती है। फिर एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो पॉलीपेरस एनिमल होते हैं, है ना, बीचेस ये हुआ, इनकी जो ओरी होती है ना, बीचेस की, है ना, इनकी ओरी ये कैसे होती है? मलबरी शेप होती है। कैसे होती है? बंच ऑफ ग्रेप, सॉरी, है ना, बंच ऑफ, ये अंगूर की गुच्छी जैसी होती है ना। बंच ऑफ, है ना, बंच ऑफ ग्रेप, मलबेरी से भी बोलते हैं इसको कभी कभार, मलबेरी से।
क्लियर है? बीचेस में कैसे हो रही होती है? बंच ऑफ ग्रेप्स जैसी होती है, जिसको मलबेरी से भी बोलते हैं। और कार्पस ल्यूटेम जो मेयर की होती है वो कॉलीफ्लावर लाइक होती है। ओके, आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब की। अगला पोर्शन अपना आता है क्या? फेलोपियन ट्यूब का। क्या था? फेलोपियन ट्यूब का। अगला आर्गन कौन सा है? फेलोपियन ट्यूब। इसको साल्पिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्पिंग्स। इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ये फेलोपियन ट्यूब बोल लो, साल्पिंग्स बोल लो, ओविडक्ट बोलो। अब इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं उसको अपन बात करें। ये जो इतना पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है वो फिमरी के आकार का होता है। कैसा होता है? फिमरी के आकार का होता है। कैसा होता है? फिमरी के जैसा होता है। यहाँ पे ओवरी होती है, जो कि यहाँ मेजो ओवरियम लिगामेंट से अटैच होती है। इसका कभी कभार क्वेश्चन होता है कि ओवरी किस से अटैच होती है? मेजो ओवरियम लिगामेंट से अटैच होती है। ठीक है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब के है ना, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है। सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको? इनफंडिबुलम। फेलोपियन ट्यूब के 3 भाग है ना। पहला भाग है इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम क्या करेगा? यहां जो अंडा रिलीज होगा इसको पिक करेगा, इसको कैप्चर करेगा। ठीक है, और यहां से ये आगे बढ़ेगा। ये जो दूसरा भाग है, इतना बहुत महत्वपूर्ण चीज, यहां से छोटा छोटा प्रश्न उठेगा। इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको? एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको? एम्पुला। ये जब अंडा है, जब आगे बढ़ेगा यहां पे एम्पुला में रीजन में, और इधर से हम जब सर्विक्स से, इधर से हम सीमन जब हम डिपॉजिट करते हैं तो यहां जब स्पर्म यहां पे आगे बढ़ते हैं, स्पाइरल मूवमेंट करके स्पर्म आगे बढ़ते हैं, और ये एम्पुला ही वो रीजन है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहला तो महत्वपूर्ण बिंदु ये लिख लो कि फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब के ओविडक्ट के एम्पुलरी रीजन में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? एम्पुलरी रीजन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरे टाइम में पीएससी में आया था कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुला में होता है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? वायबल जीवित स्पर्मेटोजोआ और ओवम आपस में मिलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? चीज क्लियर है? कहां पे हो रहा फर्टिलाइजेशन? इस एम्पुला में हो रहा है। ये जो छोटा सा भाग बचता है, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब का तीसरा भाग होता है, उसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ओविडक्ट है उसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम क्या करता है? अंडे को पिक करता है और आगे ले जाता है, मूवमेंट कराता है, और ये कहां पे ले जाता है? एम्पुला में ले जाता है। एम्पुला में उधर से जब सीमन से स्पर्म आते हैं तो यहाँ पे अंडाणु से मिलन होता है, और ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। कहां पे होती है? एम्पुलरी रीजन में। क्लियर है चीजें? एक प्रश्न यहां पे आता है, 0 डे फर्टिलाइजेशन और 0 डे। इसके बाद में ये आगे बढ़ता है, जो हमने वहां बात की थी ना, फीटस की इसकी बात की थी। ये 2 से 2 सेल, एक सेल से 2 सेल होती है, 2 सेल से 4 सेल होती है दूसरे तीसरे दिन। और जब यहां पे आके एक 8 सेल बनती है, इसको बोलते हैं मारुला। क्या बोलते हैं इसको?
मारूला। ये सब जाइगोट की स्टेज है। यहाँ पे जब जाइगोट बना, 2 सेल का जाइगोट बना, 2 से 4 बनी, 4 से बनी, तो ये मारूला बनी। और जब 6 से 8 दिन होता है तो एक उसमें केविटी बन जाती है, जिसको बोलते हैं, ये फिटस डेवलप होते हुए उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोलाइस्टिस बोलते हैं। मॉरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट है ना। ये कितने दिन बनता है? 6 से 8। क्वेश्चन आएगा कि ब्लास्टोसिस्ट का स्थिति कब निर्मित होती है? तो 6 से 8वें दिन निर्मित होती है ना, जाइगोट बनने के बाद में। ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे 6 से 8वें दिन इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन कहाँ होगा भाई? यूट्रस में होगा, क्योंकि ये चीज क्या है? यूट्रस है। तो यहाँ पे अब जाइगोट का ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा प्रश्न बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? 6 से 8वें दिन बनता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इनपुला रीजन होता है, सल्पिन से फिलिपिन ट्यूब में होता है। ठीक है, इन्फेंटिबुलम का काम क्या है? ओम को पिकअप करना है। और ओरी जो ये अटैच होती है, कभी कभी ये प्रश्न आता है, कौन से लिगामेंट से ओरी अटैच होती है? तो मेसो ओरियम लिगामेंट से अटैच होती है। किससे होती है? मेसो ओरियन लिगामेंट। मेसो ओरियन लिगामेंट से ओरी अटैच होती है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। और फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब वाइबल स्पर्मेटोजोआ और ओवम मिलते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे बढ़े। अगला पार्ट कौन सा था? यूट्रस। क्या है? यूट्रस। यूट्रस में ज्यादा कुछ अपने पास मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ बनता नहीं है। बस इतना बनता है कि यूट्रस के हिसाब से हम एनिमल को बांटते हैं, जैसे बाइपार्टाइट। इसमें क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, बाइकार्नोएट और बाइपार्टेट एंड बाइकार्नोएट दोनों। तो यूट्रस के शेप पे हम बांटते हैं कि बाइपार्टेट एनिमल किसको बोलते हैं, बाइकार्नोएट एनिमल किसको बोलते हैं, उसके हिसाब से हम एनिमल को बांटते हैं। तो जो बाइपार्टेट एनिमल होता है, वो जो यूट्रस होता है वो होता है मेयर का। एग्जांपल कभी पूछ ले कि बाइपार्टेट यूट्रस किसका होता है, तो मेयर का होता है ना। बाइपार्टाइट जो यूट्रस होता है वो किसका होता है? आपके मेयर का होता है। अगली बात आती है बाइकार्नोएट की। तो बाइकार्नोएट मतलब इसके जो कार्नोआ होते हैं, हॉर्न होते हैं, वो प्रॉपर डेवलप होते हैं। और ये अपने को देखने के लिए मिलता है किसमें? सौ और बीच में। सौ और बीच में अपने को बाइकार्नोएट देखने के लिए मिलते हैं। दोनों हॉर्न बहुत ज्यादा डेवलप देखने को मिलते हैं। रिटर्न बड़ी छोटी होती है बाइकार्नोएट। और केटल बफेलो में बाइपार्टाइट, बाइकार्नोएट दोनों तरह का यूट्रस देखने के लिए मिलता है अपने को। ठीक है, चीजें क्लियर है? यूट्रस की सबसे मेन बात जो है वो है इसकी बनावट। तो यूट्रस की 3 परतें होती है। ठीक है, अंदर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच होती है बायोमेट्रियम, और बाहर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ज्यादा यूट्रस में सोचने की बात नहीं है। एंडोमेट्रियम के जो फ्लैप होते हैं वहां से पीजीएफ2 अल्फा निकलता है। कभी कभी क्वेश्चन को लेकर पीजीएफ2 अल्फा का सिक्रेशन का होता है, तो एंडोमेट्रियम के फ्लैप से होता है। तो वहां से क्या निकलता है? मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है बच्चे के जन्म के दौरान और स्पर्म के मूवमेंट के दौरान। मायोमेट्रियम बहुत मदद करती है। ये तो इसके जो महत्वपूर्ण काम है ये हमें याद रखना चाहिए। पीजीएफ12 कहाँ से निकलता है? यूट्रस से निकलता है, एंडोमेट्रियम से। और मायोमेट्रियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। ठीक है, एक चीज छूट गई, जो बोवाइन का यूट्रस होता है, बोवाइन बोले तो केटल बफेलो, गाय और भैंस का यूट्रस होता है वो वाई शेप्ड होता है। और जो मेयर का यूट्रस होता है वो टी शेप होता है। बोवाइन केटल बफेलो का जो यूट्रस होता है वो वाई शेप होता है, और मेयर का जो यूट्रस होता है वो टी शेप होता है।
ठीक है, यूट्रस क्लियर है। अब इसके बाद में अगला ऑर्गन कौन सा आता है ट्यूबुलर ऑर्गन में? यूट्रस का एक पार्ट होता है सर्विक्स, है ना। सर्विक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, सर्वाइकल सेल बनाने में काम आती है। बाकी एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बता दिया मैंने, वल्वा और वेजाइना में जो क्लाइटोरिस था एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। क्लाइटोरिस के लिए एक सीरीज याद रखना कि वो होमोलॉग होता है किसका? पेनिस का, क्योंकि उसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। लगभग फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है उसकी स्टडी अपने यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अपने गायनेकोलॉजी में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक दिन हिस्टो साइकिल ले लेंगे और पार्चुरेशन में थोड़े बहुत जहाँ ऑब्जेक्टिव जहाँ से निकल के आ सकते हैं अपन उसको ले लेंगे। एक दिन हार्मोन और सारी चीजें एक साथ एंडोलॉजी के साथ में, मतलब डिफरेंट तरह के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके पेनिस के टाइप और सारी चीजें, ग्लैंड कौन से एब्सेंट होती है कौन सी नहीं होती है, वो सारी चीज अपन कवर करेंगे। एक आध क्लास और लगेगी कि अपना गायनेकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आ रही है तो प्रयास ये करेंगे कि अपन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको पहले कवर करें। तो इसके लिए सबसे आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब अपने नए वीडियो आए तो आप तक मिल जाए। ठीक है, बढ़िया से पढ़ना और ऑल द बेस्ट।